नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों का प्रीलिम्स हुआ है यूपीपीसीएस का उनके लिए बहुत-बहुत बधाई। लेकिन एक नई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर अब रख दी गई है कि कहीं न कहीं आप उस पायदान को आप क्रैक कर चुके हैं जो स्टेज होता है, स्टेप 1 होता है। लेकिन अब जो ज़िम्मेदारी है, अब जो आपके कंधों पर बोझ है, वो बड़ा खतरनाक है। यानी इस स्टेज से गुज़रना भी आपको एक प्रकार से कह सकते हैं ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि 15,066 बच्चे अगर क्वालीफाई किए हैं, उसमें 947 के अंतर्गत आना ये बड़ा चुनौती का विषय बन जाता है। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना कहीं न कहीं मेरा मानना है कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इन्वॉल्व, लेकिन मेंस को क्वालीफाई करने के लिए आपको बहुत अलग तरह की स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। वहाँ पर अलग-अलग जीएस के पेपर से गुज़रना है। इवन कहा जाए तो एसए का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर है। तो जब ये स्टेज गुज़रेगी आगे तो आप इंटरव्यू से भी गुज़रना पड़ेगा। यानी अंतिम चयन के लिए आपको हर तरह के हर किसी स्ट्रक्चर पर आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर पीसीएस मेंस 2024 के लिए जो यहाँ पर पेपर नंबर 1 से लेकर 6 तक या जो आपका हिंदी का एरिया है, एसए का एरिया है, वो कैसे एक प्रकार से क्रैक करें। मेरे अनुभव के आधार पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक किया तो नॉलेज का कहीं न कहीं योगदान तो है। लेकिन मेंस में जो देखा जाए तो उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप अपनी कॉपी के माध्यम से उस नॉलेज को भेजेंगे एग्ज़ामिनर तक। वहाँ पर वो इवैल्यूएट करेगा कि आप किन शब्दों को अधिक चीज़ों के सापेक्ष में कैसे इंटरलिंक कर पाते हैं। इन द सेंस अगर मैं कहना चाहूँगा तो मेंस में प्रीलिम्स में नॉलेज का रोल रहता है कि टिक कर दिया चले आए, लेकिन मेंस में उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको फुलफिल आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, किस माध्यम से कर पा रहे हो, उसकी फ्रेमिंग कैसे कर पा रहे हो, पैराग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, करंट अफेयर को इंटरलिंक करते सापेक्ष में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यानी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो 15,066 में आना अच्छी बात है, सभी के लिए बधाई की पात्र हैं, लेकिन अब आपकी चुनौती है कि अंतिम चयन में 947 में आना एक प्रकार से नई चुनौती है। तो आइएगा, बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी और कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको ज्ञात है कि 29 जून को यहाँ पर पेपर है, आपके पास बहुत बेहतरीन समय मिला हुआ है कि आप मार्च, अप्रैल, मई और लगभग जून, इन्हीं 4 मंथ में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस समय में आपके पास 2-3 टारगेट होंगे। सबसे पहले जो आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को अभी तक नहीं देखा तो उनकी फ्रेमिंग करेंगे। इनकी फ्रेमिंग के साथ अलग-अलग चीज़ों पे एडवांस क्वेश्चनों को करंट अफेयर के साथ में जोड़ने का प्रयास करोगे। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं। चलिए, पहले दूसरी बात ये है कि यदि आप इन सारी बुक लिस्ट में से कोई बुक लिस्ट माँगना चाहते हैं, तो ये नंबर है 9910980050 पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम रेट में, मिनिमम रेट का मतलब है कि जहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिनिमम रेट में आप एलवीआईएस का नाम बता दीजिएगा, वो सब समझ जाएँगे। आपको मिनिमम रेट में आपके घर कोरियर या किसी भी माध्यम से आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे, ये एक सिनेरियो है जो पीसीएस मेंस के सापेक्ष में आपसे गुजरना है। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 6 पेपर आपके जीएस के होंगे। यहाँ पर प्रश्नों की प्रक्रिया देखा जाए, यहाँ पर भी 20 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर भी 20 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर 20 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर भी 20 प्रश्न है, यहाँ पर भी 20 प्रश्न है, यहाँ पर 20 प्रश्न है। यानी आप अगर देखा जाए तो लगभग आपके सामने टारगेट बन रहा है कि आपको 120 प्रश्न लिखने हैं। यानी कुल मिला के अगर जीएस 1 में जाएँगे तो 20 प्रश्न का मतलब है 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक 8 नंबर में होंगे, एक 12 नंबर में होंगे। जो 8 नंबर में होंगे आपको 125 वर्डों में लिखना है। जो 12 नंबर में होंगे आपको 200 वर्डों में लिखना है। यानी वर्ड की सीमाएँ हैं। तो यानी आप यहाँ 20 प्रश्नों को इसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 6 के 6 पेपरों में आपको 120 प्रश्नों का अवलोकन देना है। यानी अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 120 प्रश्नों से गुजरना है। अगर हम बात करेंगे जीएस 1 में, ये पेपर भी आपके पास 200 नंबर का होता है, यहाँ पर भी ये 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का। यानी 6 के 6 पेपर 200 नंबर के हैं, यानी कुल मिला के 1200 नंबर का जीएस से आपको कहीं न कहीं रूबरू होना होगा। इसके बाद हिंदी का जो एरिया है, ये आपके पास 150 नंबर का है, ये 150 नंबर का है। कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर 1500 नंबर से आपको मेन से गुजरना है, देखिएगा। अब चुनौती बन जाती है कि जैसे जीएस 1 का हिस्ट्री का पार्ट है, दूसरा ज्योग्राफी का पार्ट है, तीसरा सोसाइटी का पार्ट है। ये टॉपिक नहीं है, ये एक एरिया है। इस एरिया के अंदर भी एरिया, जैसे आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें एंशिएंट में आर्ट एंड कल्चर का रोल है, मिडाइवल में आर्ट एंड कल्चर का रोल है, लेकिन मॉडर्न का आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा। तो कैसे रेडी करना है, यानी इन 20 प्रश्नों में से इन 3 खंडों में से कितने कितने प्रश्न बांटे गए हैं, कितने कितने अंकों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसी प्रकार से जीएस 2 में जाएंगे, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
डिफरेंस अगर आप देखेंगे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यहीं पर आप गवर्नेंस का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है। इसी रूप में जीएस 3 में जाएंगे तो इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी है। जीएस 4 में जाएंगे तो इथिक्स का इंटीग्रिटी, जिसको हम लोग नीति शास्त्र के नाम से जान सकते हैं। एंड जीएस 5 और 6 जब जाएंगे तो ये दोनों ही पेपर क्या है, यूपी स्पेशल को लेकर बनाए गए हैं, जहाँ पर पहले ऑप्शन हुआ करता था। इस रूप में देखेंगे तो यूपी की हिस्ट्री है, यूपी की पॉलिटी है, यूपी की आर्ट एंड कल्चर है, यूपी की सिक्योरिटी है। इसी रूप में यूपी का इकोनॉमी, यूपी का इन्वायरमेंट साइंस है, ज्योग्राफी है। ये जो एरिया है, एक प्रकार से दोनों ही पेपर 5 और 6 यूपी के हैं। चलो अब बात हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक पूरा सिनेरियो आपको विद इन 4 मंथ में रिवीजन भी करना है, तैयार भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि खुद की किताबों के माध्यम से, नोट्सों के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए आपको एक प्रॉपर वे में गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। प्रॉपर वे में आपके पास एक गाइडेंस के साथ आपके पास मेंटरिंग्स हो सके। क्यों? जो भी प्रश्न को लिखोगे उसे कौन चेक करेगा? तो यानी आपका अवलोकन करने वाला एक बंदा आपका दोस्त हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कम से कम अगर आप इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करे हो तो डेफिनेटली अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस मीन्स में जरूर एक गाइडेंस या मेंटर जरूर रखिएगा, जो आपको समय समय पर गाइड करने के साथ प्रॉपर वे में एक प्रकार से कह सकते हैं डायरेक्शन दे सके कि ये चीज़ें अभी अभी कमज़ोर हैं, जिनको अभी रेडी करना है। इसीलिए अगर आप LVIS के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम मेंस प्रोग्राम कंप्लीट लेके आए हुए हैं, 2024 के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो 15,066 बच्चे इस समय पास किए गए, उनके अलावा 25 वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट ईयर का एक प्लान पहले से ऑलरेडी रेडी करना है। इसमें क्या होगा, क्लासेस का मतलब जो भी यहाँ जीएस की 1 से लेकर 6 तक की जो भी शेड्यूल हैं, देखिएगा मॉड्यूल हैं, GS 1, GS 2, GS 3, इसमें क्लासेस कराएंगे तो पॉसिबल नहीं है पूरा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ अवेलेबल करा दी गई हैं, हो रही हैं, लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में उन नॉलेज को इकट्ठा अपने नोट्स को फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। साथ में हिंदी का जैसे आप अगर देखेंगे तो लेटर राइटिंग है, सारणी स्वरूप है, या बाकी जितने भी संक्षेपण वगैरह है, या हिंदी का अन्य जो जितना भी खंड होता है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। साथ में ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे के फ्रेमिंग कैसे करते हैं, इंट्रो कैसे लिखते हैं, ऐसे कनेक्ट कैसे करते हैं, पैराग्राफ से पैराग्राफ जोड़ने का प्रयास कैसे करते हैं, ऐसे में लिखने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एसओ में वर्ड सीमा या अन्य गतिविधि के रूप में कैसे ऐसे लिखें, ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं थियोरटिकल वे भी क्लासेस आपको भी इसमें अवेलेबल मिलेंगी। देखिएगा साथ में इसमें सबसे मेजर पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आंसर राइटिंग का। यानी यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है पेपर लेकर 1 से लेकर 6 तक, जो 6 के 6 पेपर हैं, साथ में यहाँ पर जो ऐसे है, इन सब के यहाँ पर आंसर राइटिंग का मेन रोल रहेगा। हालांकि ये जो प्रोग्राम है आंसर राइटिंग डिजाइन किया गया था, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम में इसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इसमें लगभग 250 प्रश्नों का, यानी एक दिन में 5 प्रश्न आप लोग लिखोगे, और वो प्रश्न जो होंगे यूनिट वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, और एक प्रकार से पेपर वाइज होंगे। उसके साथ साथ यहाँ 10 ऐसे आप यहाँ पर लिख के सेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ इस ऐसे में कौन कौन सी कमियां हैं, आगे हमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करने हैं। इसी रूप में PYQ जो 18 से लेकर 23 तक के जितने मेंस के पेपर हैं, पेपर 1 2 3 4 5 6 तक, इन पेपरों की अगर आप फ्रेमिंग कर लेते हैं तो आप मान के चलो लगभग 50% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। क्यों? इन्होंने बस करंट के डाटा को एड ऑन करना है। देखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स के का सिलेबस अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन मेंस का सिलेबस क्या है, फिक्स है। उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आते हैं जो वहाँ पर सिलेबस में डिजाइन किए गए हैं। तो यदि आपने अभी इस प्रोग्राम को डिजाइन नहीं ज्वाइन किया है तो आप मेंस लिख रहे हैं, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें प्रोग्राम को, ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। LB लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, जैसे ही आप जाएंगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, एंट्री करें। ये रहा आपके पास UPPCS का मेंस का कोर एरिया क्लासेस एंड ऑन मेंस आंसर राइटिंग। 255 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, GS पेपर 1 से लेकर 6 हिंदी भी सब इसमें इंक्लूड है। साथ में मेंस की मेंटरशिप भी है, जो आपको समय समय पर गाइड भी करेगी हमें कैसे कैसे पढ़ना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की जर्नी को। सबसे पहला पैरामीटर है आपके पास हिंदी का। देखिए हिंदी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप 150 क्वेश्चनों में से नंबरों से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई आपने कर लिया, मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 से 4 पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला, नंबर बेहतर कहाँ से आएंगे, ऐसे से आएंगे। नंबर बेहतर कहाँ से आएंगे, हिंदी से आएंगे। नंबर बेहतर कहाँ से आएंगे, बोलेंगे GS 4 से आएंगे। ये 3 एरिया ऐसे हैं जहाँ से नंबर आप आराम से अच्छे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इन पर विशेष बल देना है। यहाँ पर देखो हिंदी का, हिंदी में अगर देखेंगे तो लगभग आपके पास यहाँ पर 4 से 5 खंडों में हिंदी को बांट रखा है। जैसे पहला खंड है, कोई गद्यांश दिया जाएगा, उसमें किस प्रकार से उसकी प्रश्नोत्तरी, यानी कैसे उसकी व्याख्या करनी होती है, कैसे उसके दिए गए प्रश्नों को लिखना होता है, ये अगर आप समझ लेंगे, कर लेंगे,
प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। संक्षेपण कैसे लिखते हैं? अगला खंड, आपके पास जितने भी पत्र लेखन है, जैसे पत्र लेखन में सरकारी है, असरकारी पत्र लेखन है, तार लेखन है, कार्यालय है, ये जरूरी है सीखना। नंबर 4 में शब्दों का ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे इसमें उपसर्ग प्रत्योग से कुछ शब्द बनवाएंगे, विलोम शब्द बनवाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखवाएंगे, तो ये। और नंबर 5 में क्या है, लोकोक्ति या मुहावरे, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं लोकोक्ति मुहावरों के। वहाँ पर क्या करना होता है कि शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य में प्रयोग करना होता है, उनका अर्थ निकालना होता है, यानी 30 नंबर में आपको यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो लगभग ये 5 स्ट्रक्चर में हिंदी का डाटा है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चले। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो कि कैसे हम इसका अवरोधक या इनका प्रश्नोत्तरी कैसे करते हैं। लेटर राइटिंग में सरकारी पत्र किसे कहते हैं, कहाँ से जाता है, कहाँ को आता है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है, भाषा शैली क्या होती है, गंतव्य स्थान क्या है, उद्गम स्थान क्या है, ये सारी बातें समझ लेंगे तो उसके प्रश्न के प्रारूप को करना समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर उसके बाद जैसे आपने कंसेप्ट समझ लिया थ्योरेटिकल वे में, तो फिर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, उन पेपरों को उठाकर हिंदी के सारे प्रश्नों को एक एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। अवलोकन करने से ये ज्ञात कर पाओगे आप कि यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको इजी वे में समझ में आने लगेंगी। दूसरी बात रहता है, सर कहाँ से रेडी करें? अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में मिल ही जाएंगी, आपको फिर किसी अन्य किताब की, किसी मैगजीन की, किसी की नीड नहीं होगी। और यदि उसके बाद खुद से भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एस कुमार सर की, ये डिप्टी एसपी हैं, और यहाँ पर इन्होंने अच्छी किताब छापी हिंदी के लिए, उसको आप ले सकते हैं। और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको नीचे लिंक दिया गया वहाँ पर डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, जिससे कि आप उससे भी एक प्रकार से पढ़ सकते हैं। साथ में हरदेव बाहरी की किताब है, वहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ ये टॉपिक मार्क करके पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्लास करनी है हमारी, प्रैक्टिस करनी है, 18 से लेकर 23 तक के प्रश्न करने हैं, हिंदी आपके लिए यहाँ पर इनफ हो जाएगी। इसके लिए इससे बियॉन्ड नहीं जाना है कभी भी। 150 नंबर आप आराम से रेडी कर पाओगे। सेकंड खंड जो आता है वो ऐसे का आता है। आपको ज्ञात होगा कि 3 खंड होते हैं, 3 खंडों में 3-3 ऐसे दिए जाते हैं, वहाँ से 1-1 ऐसे आपको चूज करना होता है, और वो आपको लिखना होता है यहाँ पे 700 वर्डों में। इट मीन्स मतलब यहाँ पर इसके लिए सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आप कंसेप्ट समझ लें। कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है कि ऐसे को लिखने के लिए किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना है, ऐसे को लिखने के लिए किस प्रकार की हमारी कोटेशंस होनी चाहिए। कुल मिला के अगर 10 से 15 ऐसे अगर आप मार्क कर लें लेटेस्ट ट्रेंड के, तो मैं मान सकता हूँ कि वहीं से आपके 3 ऐसे फंस जाएंगे। तो इस रूप में आपको करना क्या है, पहले 18 से लेकर 23 तक की फ्रेमिंग, अगर आप बैच के साथ जुड़ेंगे तो ये आपकी फ्रेमिंग वहाँ ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। नहीं तो आप 18 से लेकर 23 तक की फ्रेमिंग कर लें, बेसिक कंसेप्ट जरूर समझ लें। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि ऐसे को लिखते समय हमें किसी विशेष विशेष बिंदु पर ध्यान देना, अंडरलाइन कहाँ करनी है, डायग्राम कहाँ बनाना है, पैराग्राफ को इंटरलिंक कैसे करना है, पैराग्राफ को कनेक्ट कैसे करना है, किस प्रकार कोटेशन लिखना है, उसके प्रश्न की डिमांड क्या है, उसकी कैसे किसी ऐसे को मल्टी डायमेंशन लिखें। ये सारी बातें बेसिक टू एडवांस चीज़ें होनी चाहिए। साथ में लेटेस्ट ट्रेंड पर, जैसे अभी महाकुंभ हुआ है ना, अन्य गतिविधि में कोई साइंस को लेकर कोई ऐसी रिपोर्ट है या कोई योजना है सरकार की, हाईलाइट है, देखिएगा इस प्रकार की गतिविधि के लगभग एग्रीकल्चर है, यूथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, या आई जो हमारे पास आईए है, देखिएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें लेटेस्ट में चल रही हैं उनके लेटेस्ट एस्से को जरूर एक बार फ्रेमिंग कर लें, जिससे कि आप आराम से वहाँ पे कर पाएंगे। तो कुल मिला के एस्से के लिए इतना कुछ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, देखिएगा। रही बात किताब की, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं आती, लेकिन फिर भी घटना चक्र की आप किताब को फॉलो कर सकते हैं। यूथ की भी आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 18 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को जरूर देख लेंगे तो आपको लगभग आधे क्वेश्चन रेडी होते हुए चले जाएंगे। अब बात करते हैं जीएस 1 के सापेक्ष में। मैंने कहा था जीएस 1 में आपके पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोसाइटी। हिस्ट्री के एक खंड नहीं, हिस्ट्री के अलग अलग खंड है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी है। तो 3 खंडों में बटा है। आपको अगर अप्रोक्स देखा जाए 3 खंडों की बात करें तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये ज्योग्राफी सोसाइटी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। 200 नंबर में आएगा अप्रोक्स। अगर देखा जाए 60 से लेकर 70 नंबरों में हिस्ट्री आती है, 60 से लेकर 70 नंबरों में यहाँ पर क्या कहते हैं सोसाइटी आती है, 60 से लेकर 70 नंबरों में यहाँ पर क्या आता है ज्योग्राफी। तो यानी कुल मिला के 200 नंबरों में से 20 क्वेश्चनों में, अगर क्वेश्चनों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्टिंग करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, ये एक एरिया मिल जाता है जहाँ से यहाँ पर अलग अलग खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप यूनिट नंबर 1 में जाते हैं, यूनिट नंबर 2 में जाते हैं, यूनिट नंबर 3 में जाते हैं, यूनिट नंबर 4 में जाते हैं, तो यानी यहाँ पर 5 तक अगर आप जाते हैं यहाँ तक, ये 5 जो एरिया है ओनली हिस्ट्री का एरिया। तो आपके पास चुनौती क्या है? आपके पास चुनौती ये है कि सबसे पहले क्या करें।
जो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की जितनी भी कला रूप है, साहित्य है, वास्तुकला है, उनके पहलुओं पर क्या करें यहाँ पर होंगे। तो यानी ये किसका पार्ट है? इन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। कहाँ से? एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक देखिएगा। तो यानी क्या करें, सबसे पहले इस टॉपिक को रेडी कर लीजिएगा। कहीं से भी पढ़ें, कहाँ से पढ़ेंगे बताऊंगा, और उसके नोट्स बना लीजिएगा। और नोट्स बनाने के बाद 18 से लेकर 23 तक जितने प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको जरूर एक बार फ्रेमिंग कर लीजिएगा। उससे आपके अंदर एक ऐसा मतलब एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा जिससे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। आप ये देख पाओगे कि ऐसे मल्टीपल प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे, ओनली रोटेट होते हुए, लगातार घूमते हुए देखिएगा। ऐसे ही आप देखेंगे नंबर 2, आधुनिक भारतीय इतिहास। 1757 से लेकर 1957 के बीच तक की जितनी घटनाएं हैं, या 47 तक जितनी भी घटनाएं देखिएगा, वो यहाँ तक। तो आपने क्या किया, सेकंड स्टेप से उठाइएगा। 57 से लेकर 1947 के बीच तक की जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी एक प्रकार से इवेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उनको रफली एक प्रकार से नोट्स बनाने का प्रयास करें, उसको पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद 18 से लेकर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बीच विभिन्न चरणों में, यानी आपको पता है कि हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम में 3 युग हुए हैं। एक तो उदार युग है, एक तो उग्रवादी है, एक क्या है, गांधीवादी है। तीनों युगों में कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं उनकी फ्रेमिंग कर लीजिएगा। फ्रेमिंग करने के बाद उनके प्रश्नों को एक बार करना स्टार्टिंग करें। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण। तो ये क्या है, 1950 1947 के बाद और 1965 के बाद का भारत है देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी जब आज़ाद हो गए तो कौन कौन सी समस्याएं हो रही थी, एकीकरण में कौन कौन समस्याएं थी। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको भी आप फ्रेमिंग करें, पढ़ें। आगे चलेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जाते हैं तो 1857 18 शताब्दी के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, या यहाँ पर औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, या उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, नाजीवाद है, फांसीवाद है। ये क्या है, एक कंसेप्ट है। इनको आप एक प्रकार से पढ़ो, रेडी करो। तो 5 टॉपिकों में 5 मिनट में आपने हिस्ट्री का कवर कर लिया। इसके अलग से कंपाइलेशन करें, इसके नोट्स बनाएं, एक की पॉइंट बना लीजिएगा, और साथ में क्वेश्चनों को इंटरलिंक करना स्टार्टिंग करें। ये उसका जैसे ही आप एंट्री करोगे तो ये क्या, सिक्स भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। तो ये क्या, सोसाइटी का पार्ट है। भारतीय महिलाओं के संगठन की भूमिका जनसंख्या सोसाइटी का पार्ट है। निजीकरण उदारीकरण सोसाइटी का पार्ट है। आगे सामाजिक सशक्तिकरण और सांप्रदायिक क्षेत्रवाद सोसाइटी का पार्ट है। तो आपने देखा 6 से लेकर 9 तक जो यूनिट है किसकी, सोसाइटी की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग ये 8 टॉपिक हैं। करना कैसे रेडी है, तो मान लो ये टॉपिक समझाता हूँ। जैसे क्या है, यहाँ पर सांप्रदायिकता है देखिए। तो सांप्रदायिकता टॉपिक को उठाओ, इसके जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, सांप्रदायिकता क्या होती है, इसके होने कौन कौन से कारण हैं, हाल ही के दिनों में कैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, कैसे इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे इंसिडेंट या प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, जितनी भी घटनाएं एविडेंट हो रहे हैं इन सबको इकट्ठा करो। फिर इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने से क्या होगा कि आप उन प्रश्नों को उन अपने पढ़ने वाले नोट्स के साथ इंटरलिंक कर पाओगे, और फिर प्रश्न लिखना स्टार्टिंग करें। उसके बाद जैसे जाते हैं 10 से लेकर आपके पास 15 तक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी में जैसे प्रश्न के प्रमुख संसाधन क्या है, जैसे जल है, मिट्टी है, वन, दक्षिण जितने भी एशिया के भाग हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं जितनी भी हैं, सामुदायिक संसाधन जितने भी हमारे पास हो सकते हैं, मानव प्रवास के लिए जितने भी शरणार्थी समस्याएं हैं, या सीमांत सेवाओं के लिए कितनी भी समस्याएं हैं, ये जनसंख्या, आदिवासी प्रकार की प्रतिरूप है। तो यानी ये 10 से लेकर 15 यूनिट। तो यानी GS1 में 15 यूनिट है, 1 से लेकर 5 तक। क्या किया आपने, इसके लिए क्या करना है देखो मैं बता दूं आपको। अब आपने देखा होगा हिस्ट्री कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक क्या है, बोलेंगे सर यहाँ से यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है। 6 से लेकर 9 तक जो है किसका पास, सोसाइटी का पार्ट है। 10 से लेकर 15 क्या है, बोलेंगे सर ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आपने क्या किया, एक मार्क कर लिया। अब क्या करना है आपको, टाइमिंग सेट कर लो कि मुझे 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में सोसाइटी के यहाँ पर 6 से लेकर 9 जो यूनिट है रेडी करनी है। कहाँ से रेडी करनी है, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर की 1 साल की घटनाओं को कंपाइल कर लो। सोसाइटी के लिए विजन 365 को आप आराम से मीन्स की उठा लीजिएगा। वहाँ जितने भी इवेंट हुए हैं, ये इंसिडेंट हुए हैं 1 साल में, वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ऐसी रूप में किताब के लिए आप राम आहूजा को फॉलो कर सकते हैं, या विजन IAS के नोट्स हैं सोसाइटी को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी क्लास के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्लास से भी आप आराम से रेडी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपने सोसाइटी का सिलेबस उठा लिया, जो टॉपिक है, करंट अफेयर के नोट्स उठा लिए, स्टैटिक पार्ट के लिए विजन या आहूजा उठा लिया, या क्लास के साथ आप इंटरलिंक है तो वहाँ से वो चीज़ें देख ली। इससे क्या होगा कि आपने सोसाइटी को रेडी कर लिया गया, और साथ में क्या करना है, 18 से लेकर जो 23 तक के पेपर हैं सोसाइटी के, उन प्रश्नों को एक प्रकार से जोड़ लीजिएगा। होगी सोसाइटी की तैयारी, कुछ करना ही नहीं है।
यही प्रारूप आपको यहाँ पर ज्योग्राफी में फॉलो करना है। ज्योग्राफी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आपको पढ़ना है तो मायूसन किताब, मायूसन सर की किताब आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे ये बाकी अगर आप क्लास फॉलो करते हैं तो क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ज्योग्राफी को भी आप आराम से रेडी कर पाओगे। इसी रूप में अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री के लिए आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट की किताब है एनसीईआरटी की, उसको फॉलो कर लें। साथ में मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको फॉलो कर लो, और साथ में यहाँ पर क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की किताब काफ़ी मोटी किताब है, लेकिन इसको फॉलो ना करके आप विजन के नोट्सों को फॉलो कर सकते हैं, या अगर क्लास फॉलो करेंगे तो क्लास को आप आराम से लेकर ये रेडी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, GS1 आप आराम से एक प्रकार से रेडी कर पाएंगे। और यही टारगेट है कि 2018 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ उसमें लेटेस्ट टॉपिक जितने भी करंट अफेयर के हैं उनको जोड़ते चले जाना है। मान लीजिएगा महिलाओं की समस्याओं से प्रश्न है, तो महिला की समस्या क्या क्या हो सकती हैं वो आपने स्टैटिक में पढ़ लिया, रामानुजा से पढ़ लिया, क्लास से पढ़ लिया, विजन से पढ़ लिया, लेकिन अभी लेटेस्ट में कहीं घटना ऐसी हुई है, उस इंसिडेंट को आपने उसमें क्या कर लिया, इंटरलिंक कर लिया। ऐसा करने से आप GS1 का 15 की 15 यूनिट रेडी कर पाएंगे। यही स्ट्रेटेजी इवन GS2 में अपनानी है। GS2 में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो जितना एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पॉलिटी का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान की क्या ऐतिहासिक आधार क्या है, क्या विकास कैसे उसका किया गया, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या संशोधन कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर केस में भारती का केस देखा होगा आप लोगों ने, संविधान आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या रही है। यानी ये जो एक एरिया है ये लगभग देखा जाए 22 क्षेत्रों में यानी 22 टॉपिक में डिफाइन कर रखा है। आप मार्क कर लो, पॉलिटी के लगभग 8 यूनिट है, उनको मुझे कैसे कवर करना है। इसलिए मैंने इसकी बुक लिस्ट पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी और प्लस एम लक्ष्मीकांत। गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर का लिंक रहता है, यहाँ पर आप करंट अफेयर साथ में ARC रिपोर्ट और विजन के नोट्स फॉलो कर लो। IR ये ओनली करंट अफेयर बेस्ड रहता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर विजन के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। जस्टिस के लिए करंट अफेयर के ऊपर डिपेंड रहिएगा। क्लास करेंगे तो इनकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्लास आप आराम से मिल जाएंगे। 18 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को जरूर एक बार देख लीजिएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, देखिएगा 23। इसी रूप में जाएंगे GS3 में, तो ये क्या इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है, और साथ में देखा जाए तो यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके लिए भी 18 खंड दे रखे हैं, 18 खंडों को डिफाइन कर लीजिएगा, और डिफाइन करके जैसे इकोनॉमी है, स्टैटिक पार्ट क्लास नंबर एनसीईआरटी 11 की जरूर फॉलो कर लो। डायनेमिक के लिए जैसे करंट अफेयर में बजट, सर्वे और स्कीम जितने भी प्रश्न हैं वो आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। इसी रूप में इन्वायरमेंटल के लिए आप लोग बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी के, और स्टैटिक के लिए आप शंकर IAS के या कोई भी एक ऐसी ऑथेंटिक किताब जो कि कह सकते हैं कि मेंस के लिए एलिजिबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और डायनेमिक के लिए करंट अफेयर यानी विजन का या क्लास रहेगी तो उसके फॉलो कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी अशोक कुमार सिंह की IPS है, उनकी किताब आती है, बहुत छोटी किताब है, आप उसको फॉलो कर लो, दोनों टॉपिक आराम से रेडी हो जाएंगे। साइंस के लिए करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 74 प्रश्न स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर बेसिक साइंस नहीं आती है, वहाँ पर एडवांस साइंस आती है, इसलिए करंट अफेयर को यहाँ से रेडी, इसको यहाँ से रेडी करना है। और इसके साथ साथ आप बेसिक कंसेप्ट क्या है 18 से लेकर आप 2023 तक के प्रश्नों को जरूर एक प्रकार से कंपाइल कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एरिया बन जाता है। कुछ दिमाग में आया? तो यानी आपको इसी रूप में जैसे इकोनॉमी के लगभग 5 यूनिट हैं देखिएगा, तो उन यूनिट को उठाओ, क्या क्या है उसको एक कंसेप्ट रेडी करना स्टार्टिंग करो, कंसाइज वे में एक एक पेज में कम से कम कई कई टॉपिक इन्वॉल्व करना स्टार्टिंग करो जो लास्ट टाइम के, क्योंकि पेपर क्या है सुबह होगा शाम होगा, इसलिए पेपर में टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ रिविजन करने का टाइम मिल जाए, तो उस समय में आपके वो 10 15 20 50 पेजों के नोट्स काम आएंगे, जिनको आप बार बार रोटेट कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे GS4 में जाएंगे तो ये 8 यूनिट है। अब GS4 में अगर जाते हैं तो 2 एरिया, एक थ्योरी का एरिया है, एक क्या है केस स्टडी का एरिया। देखिएगा थ्योरी कहाँ समझोगे, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हमारी जो क्लास है उसमें तो मिलेगा मिलेगा देखिएगा, लेकिन फिर भी लेक्सिकॉन को फॉलो कर सकते हैं, अभय कुमार सर की किताब आती है, या विजन को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो क्लास को फॉलो कर लो, ये इनफ हो जाएगा आपके लिए। क्लास भी मैंने वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे दे रखी जो कि इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, जिससे कि उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से क्लास कर पाएंगे, क्लास करने से फिर रिविजन हो जाएगा। केस स्टडी जितनी भी होती हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई ऐसी मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ से कुछ आइडिया जनरेट हो जाता है। मान लीजिएगा आप कोई अधिकारी हैं, उस समय क्या डिसीजन लेंगे, ये आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड है। फिर भी उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्व करा रखी हैं। अब बात आती है पेपर नंबर 5 और 6 की। ये कंप्लीटली पेपर सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश हटा दिया जाए यहाँ पर, तो ये जितनी व्यवस्थाएं हैं देखिएगा, सिर्फ यूपी हटाने से क्या होगा, राज्य व्यवस्था ये सारी चीज़ें निकल के यहाँ से आ जाएंगी। तो ऐसी गतिविधि में अगर मैं कहूँगा
तो एग्जाम्पल बेस पे सिर्फ यूपी लगा है। तो अब यूपी की राज्य व्यवस्था, जैसे अगर आप एग्जाम्पल बेस पे आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो उसमें केंद्र की संसद को पढ़ेंगे, तो ऐसे ही वहाँ पर यूपी की विधानमंडल को पढ़ना है। विधानमंडल का मतलब कैसे कैसे बनती है, क्या क्या डिसीजन लेते हैं, तो उसी रूप में है। लेकिन फिर भी हमें इसे एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, क्योंकि देखो यूपी का मतलब है कि 400 नंबर, 400 नंबर मतलब पेपर नंबर 5 और 6, 200 200 नंबर का। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर यूपी के देखो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, यूपी की वास्तुकला है, यूपी का एक प्रकार से फ्रीडम है। देखो यूपी में कौन कौन से स्वतंत्र सेनानी हुए हैं। अब 1857 पढ़ रहे हो, तो 1857 में यूपी के किन किन जिलों में, किन किन एरिया में यूपी के 1857 में योगदान रहा है, किस किसने पार्टिसिपेट किया था, बस इतना एक्स्ट्रा कैरिकुलम में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यूपी का, एक प्रकार से कह सकते हैं सिक्योरिटी का एरिया है, यूपी का करंट अफेयर का एरिया है। ऐसे ही यूपी का पेपर नंबर 6 से देखिएगा, इकोनॉमी का एरिया है, यूपी का इकोनॉमी का पार्ट है। यूपी का जितना भी पॉलिसी देखो ये लिखा है यूपी का, यूपी की सेंस है, जनगणना का पार्ट है, यूपी का जितना भी एक प्रकार से एरिया दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए मेरा मानना है कि यूपी स्पेशल के लिए 5 और 6 के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें रेडी करनी है। वो करंट अफेयर के साथ ध्येय आईएएस के या विवेक शाश्वत नाम की किताब आती है, आप उसको फॉलो कर लो, या अगर आप क्लास फॉलो करेंगे तो फिर इनकी कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना ये है, यदि आप इस बार आपको एक बार प्रकाश से ईश्वर ने या आपकी किस्मत ने, दोनों ही चीज़ों ने देखिएगा लकी रूप से प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, या आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में सक्षम थे, कर रहे हैं लगातार, तो मेरा मानना है कि पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक देखिएगा अच्छे से रेडी करें। एससी को अच्छे से रेडी करें, हिंदी को रेडी करें, अपना लगभग 10 से 12 नहीं 12 से 13 घंटे की पढ़ाई करने का प्लान सेट करिएगा। उसमें 2 सब्जेक्ट लेके चलने का प्रयास करें। पेपर 1 उठा लें, पेपर 2 उठा लें, जल्दी से फटाफट इसको रेडी करें। उसका पेपर 3 4 उठा लीजिएगा, इसके साथ हिंदी रेडी कर लो, साथ साथ लेके चलो, एससी को भी लेके चलो, जिससे कि आप आधा 1 घंटा ऐसे भी ध्यान दे रहो। करंट अफेयर को डेली पढ़ने का प्रयास करिएगा, यानी प्रॉपर वे में। मीन्स की आंसर राइटिंग जरूर करो, पर डे 4 से 5 6 10 क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। कोशिश ये करो कि अभी 1 महीने लगातार जितना भी चीज़ें हैं वो कंपाइल कर ली जाएँ। जब आगे बढ़ोगे तो पेपर पूरा पूरा लिखना स्टार्टिंग करना, यानी 20-20 क्वेश्चन एक एक दिन में लिखने का प्रयास करना। तो अभी जब आप यहाँ पर अप्रैल में आओगे, मई में आओगे, तो वहाँ पर आपको सेम डे में सेम टाइमिंग में क्या करना है, पेपर लिखने का प्रयास करना। अभी ये गलती मत करना कि स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन लिखना स्टार्टिंग कर लिया, क्योंकि अभी आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट इकट्ठा करो, डिलीवर आराम से ऑटोमेटिकली हो जाए। कंटेंट नहीं, डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो गाइडेंस के लिए, प्रॉपर रूटीन के लिए, प्रॉपर मेंटरशिप के लिए, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, बेहतर कंटेंट के साथ अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए मेंस के साथ जुड़िएगा। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इस पे हम और हमारी टीम पूरा काम कर रही है। तो आज ही एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाकर ये रहा, ये इसके साथ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 मार्च से आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन देखने स्टार्टिंग हो जाएंगे, जहाँ पर हैंडिंग फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और वो चेक भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो आप डायरेक्टली 9897540795 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।